ये सेगमेंट हमारा हर लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ होता है क्योंकि हम इस सेगमेंट में कुछ ऐसी शख्सियात को इनवाइट करते हैं कि जो बड़े एक बेहतरीन लेवल पर बड़े ओहदों पर रहकर पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के साथ बेहतर बनाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो आलमी दुनिया से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाना किसी भी मुल्क के लिए डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो हमने देखना है कि हमारे लिए राइट लेफ्ट कौन कौन से ममालिक ऐसे कि जिनके साथ हम लोग अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। फिर इन ताल्लुकात को बढ़ाने में, एक मुस्बत शक्ल देने में एक सफ़ीर का बड़ा अहम किरदार होता है जिसे हम डिप्लोमेट कहते हैं। अब ऐसी एक मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि जब वो पाकिस्तान में रहते हैं तो किस तरह से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो बाकी डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे होते हैं। आज हमारे मेहमान बने जनाब सीनियर डिप्लोमेट डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, जो कि 1995 से फ़ॉरेन सर्विसेज से वाबस्ता हैं, और कई ममालिक में हमने देखा है कि सफारती जिम्मेदारियाँ भी वो अपनी अदा कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा भी रहे हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं, और इस वक्त वो जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। तो उन्हें ज़रा वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ जर्मनी से, और आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इस्लामाबाद में तो सर्दी बढ़ती चली जा रही है, जर्मनी में तो अमूमन सर्दी रहती है, इस वक्त वहाँ का वेदर कैसा है? यहाँ जी काफ़ी सर्दी है। 8-10 डिग्री सुबह के टाइम होता है, 5-6 तक चला जाता है। अभी नवंबर है, तो एज थिंग्स प्रोसीड तो ये माइनस में चला जाएगा दिसंबर में। तो काफ़ी सर्दी यहाँ होती है। मतलब ये नहीं कि जब आप जर्मनी की सर्दी महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को विजिट किया होगा तो आपको याद जरूर आता होगा कि अच्छा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ या उन एरियाज की तरफ, फुंजा वगैरह की तरफ इतनी ठंड जरूर पड़ती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बिल्कुल याद भी आता है। यहाँ पे ये एक फ़र्क है, यहाँ सेंट्रल हीटिंग का एक मैकेनिज्म होता है, उससे उतनी सर्दी फील नहीं होती। आपको घर के अंदर स्वेटर वगैरह पहनने की या ऑफिस के अंदर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाहर जब भी आप निकलते हैं सड़क पर कहीं जाने आने के लिए तो काफ़ी शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब कुछ ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप जर्मनी में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी अहम जिम्मेदारियों को आप वहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं? मुझे जी 2.5 साल से तकरीबन 1 माह ऊपर हो गया, और उसमें जाहिर है पहले 2 साल कोविड था तो बहुत मुश्किलात थी। उस तरह सफारतकारी जो हमने सीखी है उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये है कि अब करीबन 8-10 माह से इस साल में काफ़ी काम करने की इजाज़त मिल गई है। पाबंदियाँ जो कोविड की थी उनमें कमी आ गई है, तो जाहिर है कि ज़्यादा एक्टिव मैंने पिछला 1 साल ही गुजारा है। अच्छा, 1995 में आपने फॉरेन अफेयर सर्विसेज ज्वाइन की, फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तैनातियाँ भी आपकी रही हैं। जब डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको मिली हैं, सबसे ज़्यादा आपने अपनी किस मुल्क की पोस्टिंग को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? मैं जी अफ्रीका, तंजानिया में रहा, इंग्लैंड रहा पढ़ने के लिए, ब्रसल्स रहा, जद्दा रहा। हर असाइनमेंट जो है जी उसका अपना एक मज़ा था, उसकी अपनी एक दिलचस्पी थी, उसका अपना एक माहौल था। तो मैं चूज़ नहीं कर सकूँगा, तमाम बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और एज ए सफारतकार आप में अगर फ्लेयर है कि जी मुख्तलिफ ममालिक में आप रहना चाहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों का रहन सहन आप देखना चाहते हैं, उनके कल्चर को समझने, सिर्फ मुल्क की बात नहीं है, जितना आप उसके कल्चर में, उनके समाज में खुब जाएंगे उतना आप फ़ायदेमंद हो सकेंगे अपने वतन के लिए। तो ये यूरोप में ब्रसल्स रहा, बड़ा दिलचस्प था। विलायत में पढ़ता रहा 1.5 साल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और यहाँ जर्मनी का एक अपना फ्लेवर है, और जद्दा तो होली लैंड, तो उसका तो बहुत मज़ा था। तो मुख्तलिफ अफ्रीका पहली पोस्टिंग थी मेरी, और तंजानिया एक बहुत दिलचस्प जगह है, और तकरीबन सारा अफ्रीका मैंने फिरा अपनी पोस्टिंग में। हमने तो डॉक्टर साहब अमूमन अफ्रीका को मूवीज में ही देखा है और उनका कल्चर बड़ा ही हमें मुख्तलिफ नजर आता है। क्या वाकई ये कल्चर वैसा ही है जिस तरह से हम लोग एक मूवी में या किसी सीजन में या किसी वीडियो में देखते हैं
क्योंकि वहाँ का कल्चर बाकी ममालिक में इसमें खासा थोड़ा सा मुख्तलिफ सा है। जी, आप ठीक कह रही हैं। इसमें फॉर यंग बडिंग डिप्लोमेट्स, जो यंग लड़के लड़कियां सिफारतकारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो आप नेशनल जियोग्राफिक में या वीडियो में देखते हैं वो मैंने लाइव देखा। अच्छा। और उसकी फिल्मिंग की है, शेर के शिकार और ज़ेब्रे, ज़राफ़े जंगलों में। बहुत बहुत दिलचस्प है। अगर आपका फ्लेयर हो, आपको शौक हो, तो ये मसाई मारा और ये सब मैंने खुद देखा है और फैमिली ने भी देखा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपने जो है वो कुछ जिम्मेदारियां संभाली, वहाँ पर भी आपने काम किया। वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि वहाँ पे किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, दुनिया में बसने वाले जितने भी मुल्क हैं सब कहीं किसी न किसी खत्ते का, किसी न किसी जजीरे का कोई ना कोई मसला अक़वाम मुत्तहिदा में आपको मिलता ही मिलता है। वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ज़रा। जी, मैं वहाँ पोस्टेड नहीं रहा, लेकिन मैं सेक्शन ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस था, फिर डायरेक्टर यूनाइटेड नेशंस था, फिर डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया, जो हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो वहाँ पे है। तो बहुत रेगुलरली मैं वहाँ जाता आता रहा। जब पाकिस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर था 2003-4 में तब भी, और 2012-13 में तब भी, और बड़ा डीप मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे रहा। वो एक बड़ी मज़ेदार जगह है, बड़ी दिलचस्प जगह है। अगेन, जो यंग सिफारतकार आना चाहें, ये जगह है जहाँ हमें कॉम्पिटेंट, मेहनती काम करने वाले यंग सिफारतकारों की ज़रूरत है पाकिस्तान को। और वहाँ थोड़ी सी स्पेस होती है जिसके अंदर आपको काम करना है। हम ज़ाहिर है एक बहुत ताकतवर मुल्क नहीं है, मुआशी तौर पे भी हमारे चैलेंजेस रहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत से जगह बनानी पड़ती है। वो जो एक लेवरेज है कि मेरे पास $10 मिलियन एड देने के लिए हो या मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए हो, वो चीज़ें हमारे पास नहीं। हमारे पास सिर्फ अपनी मेहनत है और उसी से हम ये जम्मू कश्मीर जिंदा रखे हुए हैं। उसी से हम हमारी जो नेशनल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी पाकिस्तान के कौन से चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी सिफारतकारी पे पड़ता है, आपकी ग्लोबल पोजीशन पे पड़ता है। लेकिन एज सिफारतकार मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये तो अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये है कि मेरा मुल्क जो है उसके पास मुआशी मसल नहीं है इतना, या कोई इस किस्म के जो मसाइल हैं, उसके बावजूद करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है जी, और यूएन तो बहुत दिलचस्प है और हमें काम करना चाहिए। दफ्तर खारजा की तर्जुमानी की आपने, मीडिया के बड़े मुश्किल सवाल होते हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि आपके पास सामने इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद होते हैं। किस तरह से आप आज तक उन क्वेश्चंस को काउंटर करते आए हैं? ये बहुत ही दिलचस्प काम है जो सफारतकारी में स्पोक्स पर्सन तर्जुमानी का जो है, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क की तर्जुमानी जो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लोकेशन में रहता है। हिंदुस्तान से हमारे मसले हैं, अफगानिस्तान में इतने मसाइल थे, हर तरफ हमारे कोई ना कोई मसला चल रहा होता। जम्मू कश्मीर का एक दरीना मसला है, पानी के मसाइल हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के, सियाचिन सर क्रीक के मसले हैं, बेशुमार हमारे चैलेंजेस हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि कौन सा सेंसिटिव मैटर है कि जहां पर आप लोग भी बात करने से पहले जरा बहुत ज्यादा गौर फिक्र के साथ सोच रहे होते हैं कि मतलब मुख्तलिफ रीजन के जो मामलात और ताल्लुकात है, अगर फलाने रीजन का कोई क्वेश्चन, उसकी कनेक्टिविटी पर बात आ जाए, वहां पर बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता हो? ये मैं बढ़ा के नहीं बता रहा, मगर हकीकत ये है कि हर सवाल जो है उसमें आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि हर सवाल की इम्प्लीकेशंस होती हैं, तारीख होती है, ममालिक होती हैं, सेंसिटिविटीज होती है। तो हर सवाल पे आपको उसकी हसासियत का मालूम होना चाहिए, सोशल मीडिया ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। ये नए टूल्स आ गए हैं जिनका अदराक इवन आपके लीडरशिप लेवल पे उस तरह नहीं होता कि जी ट्विटर ट्रेंड क्या कर देगा, तो इंस्टाग्राम क्या कर देगा, तो बाकी ये टिकटॉक्स आ गई हैं, चीजें बिल्कुल चेंज हो गई और इंस्टेंट रिएक्शन आपसे मांगा जाता है। तो ये बहुत एहतियात की जरूरत है। आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसी गोल्स आपके सामने होने चाहिए, फिर आप इसको संभालने की कोशिश कर सकते हैं। जो आपने भी बात की ना ये ट्विटर ट्रेंड्स की और सोशल मीडिया के दौर की, डेफिनेटली बहुत से ममालिक की जो सैनिटी है या उनकी सिक्योरिटी है स्टेक पर लग जाते हैं। अब ये सोशल मीडिया भी जो है ना, इसका भी किरदार एक स्टेक होल्डर का बन गया है। जर्मनी में रहते हुए आपने किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जर्मनी का सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत सारे मुल्क के ऐसे हसास मामलात भी होते हैं जो कि बड़ा ओपनली पाकिस्तान में डिस्कस किए जा रहे होते हैं। इस चीज़ को वहाँ की गवर्नमेंट कैसे देखती है डॉक्टर साहब? ये बड़ा दिलचस्प मामला है जी। सोशल मीडिया में पाकिस्तान का जो मीडिया फ्लेवर है वो बहुत डिफरेंट है,
बहुत से ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान में होता है, चंद और ममालिक में होता है, जनरली दुनिया में ऐसा नहीं होता अच्छा। कि जी 40 चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, लाल रंग के उसमें वो चल फ्लैशर रहे हैं चला और के। सारा सिलसिला एक सेंसेशनलाइजेशन, किसी को नाराज़ किए बगैर मीडिया में एक सेंसेशन क्रिएट की जा रही। ये यहाँ नहीं होता। ये यहाँ पे ठहराव है। अच्छा। खबर चला दी जाती है मगर उसको ब्रेकिंग न्यूज़ और इस तरह जैसे कि आपके चेहरे पे आए कि जी पता नहीं क्या हो गया है, बड़े से बड़े वाक़ये को भी उसको टिकर चल जाएँगे ठीक। साथ और एक बड़े धीमे अंदाज़ में पेश किया जाता है। नंबर 2, यहाँ थोड़ा-सा मीडिया मैच्योर इस तरह से है कि वो अच्छा। रियलाइज़ करते हैं कि ये नहीं हो सकता कि अभी वाक़या हुआ है तो 10 मिनट में आपको जवाब मिल जाए। ज़ाहिर है इसमें मशवरा करना होता है, स्टेक होल्डर्स से पूछना होता है, तो अगर 4-6 घंटे लग गए हैं, कई दफ़ा 1 दिन लग गया है, तो वो दे अंडरस्टैंड कि जी ये कंसिडर्ड जवाब। सही बजाय इसके कि किसी फेक न्यूज़ को सामने लाया जाए, उस पे थोड़ी तहकीक की जाती है, रिसर्च की जाती है, तब उसकी डायमेंशंस जो हैं वो लोगों के सामने रखी जाती है। अब थोड़ा ज़रा आपकी फैमिली की साइड पर भी आते हैं। पहले तो आपने हमें ये बताना है कि कितनी ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, और कौन सा ऐसा कंट्री था कि जहाँ पर आपकी फैमिली ने भी कहा कि नहीं डॉक्टर साहब इस दफ़ा तो रहने दें, कुछ हो नहीं सकते कि एक्सटेंड कर दी जाए यहाँ पे पोस्टिंग, उनका भी दिल लग गया हो? मेरी फैमिली की मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह। इस्लामाबाद में बड़ी लीडिंग। तो वो जहाँ मैं गया साथ ही गई, यहाँ अभी वैसे वो पाकिस्तान गई हुई, लेकिन ये है कि बच्चों ने मेरे साथ बहुत एन्जॉय किया और कहीं से भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो जल्दी जाना चाहते हैं। और जब मैंने कहा जाना है तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम रुकना चाहते हैं। क्योंकि अब मिज़ाज उन्हें भी आदत हो चुकी है आपके साथ पोस्टिंग्स करते-करते। यकीनन, यकीनन, यकीनन। और सबसे ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान से क्योंकि दूर रहते हैं, कभी कहीं की पोस्टिंग आ गई तो आपको किस मुल्क से ही मुल्क ट्रैवल करना पड़ जाता है। पाकिस्तान का कौन-सा खाना आपको सबसे ज़्यादा याद आता है? या कौन-सी जगह जिन्हें आप मिस करते हैं? सब जी, मैं इस्लामाबाद रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो अच्छा। इस्लामाबाद को मैं बहुत मिस करता हूँ। इस्लामाबाद, मेरा भाई घर भी इस्लामाबाद, वैसे तो ओके। फैसलाबाद से हमारा ताल्लुक है, मगर इस्लामाबाद मेरी तालीम रही है, तो इस्लामाबाद की गलियाँ और इस्लामाबाद मेरे दोस्त हैं सारे। तो यकीनन जी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि आपको पता है नया शहर था, तो हम यहीं स्कूल पढ़े इस्लामाबाद में, फिर कॉलेज, सब कुछ। तो ये और खाने तो सारे जी मुझे पसंद है, पाकिस्तान के खाने तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। वाक़ई कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में आपको इतना स्पाइसी खाना शायद ना खाने को मिलता हो जैसे पाकिस्तान के स्पाइसेस होते हैं। वहाँ पे थोड़ा फ्लेवर माइल्ड पसंद किया जाता है, कुछ ऐसा ही है? नहीं जी, आप हमारे घर पे आएँ, हमारी मेहमान बने, हम आपको बड़ा स्पाइसी खाना खिलाएँगे इंशाल्लाह। चलिए, आई विश कि मैं कभी जर्मनी आऊँ और ज़रूर इंशाल्लाह आपकी तरफ आके कुछ ना कुछ हम लोग खाएँ पिएँ। डॉक्टर साहब, अभी तक आपको जर्मनी का कौन-सा सबसे अच्छा आपको खाना या रेस्टोरेंट आपको बड़ा पसंद हो, या वहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हों जैसे टूरिस्ट भी आते हैं तो जर्मनी में आपने कहा हो कि अच्छा मेरी पोस्टिंग होगी, मैंने ये जगह तो लाज़मी विज़िट करके आनी है? ये जी, जर्मनी मैं पहले भी ब्रसेल्स में था तो एक दफ़ा विज़िट किया था, मगर वो मैं बड़ा फ़ैसिनेट हुआ था, अब भी होता हूँ और वहाँ कई दफ़ा गया हूँ। हाइडेलबर्ग, जहाँ पे अच्छा। अल्लामा इकबाल 1907 में तशरीफ़ लाए थे, और वहाँ जहाँ उनकी रिहाइश थी वो जगह प्रिज़र्व्ड है, उसके सामने प्लाक लगा हुआ है, सामने दरिया है नेकर का, जिस पे उनकी एक नज़्म भी है। 2 साल वो हाइडेलबर्ग रहे थे, फिर म्यूनिख चले गए थे और पीएचडी उन्होंने म्यूनिख से मुकम्मल की थी। तो हाइडेलबर्ग की वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी, और वो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी अगर आ सके, जिसको भाई चक्कर लगे, तो हाइडेलबर्ग में 1-2 रातें ज़रूर रुकें, जहाँ अल्लामा इकबाल रहते थे, जहाँ उनकी शायरी है, उनकी यादें हैं, तो मुझे वो बड़ी फ़ैसिनेट करती। सही। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि बतौर सफारतकार जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सर पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी और जर्मनी के लोगों को भी एक छत के नीचे लाने के लिए, या लोगों के अंदर पाकिस्तान का कल्चर या पॉजिटिव इमेज उन तक कन्वे करने के लिए, आपको क्या लगता है एक डिप्लोमेट को क्या कुछ करना चाहिए, या क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? जैसे कि मूवीज़ भी होती हैं, कहते हैं कि आप अपना सॉफ्ट इमेज जो है सॉफ्ट मैसेज कन्वे करते हैं थ्रू मूवीज़, थ्रू ड्रामाज, इस इंडस्ट्री के थ्रू भी, तो क्या पाकिस्तान ऐसा करने में किसी हद तक कामयाब हो रहा है, या हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं? मुश्किल सवाल आपने कर दिया जी। कुछ हद तक हम कामयाब हो रहे हैं। ज़ाहिर है इन चीज़ों के लिए जिनका आपने 2 फ़िक्रों में ज़िक्र कर दिया, बहुत से रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। वो रिसोर्सेज़ अनलकीली हमारे पास उतनी फरावानी से अवेलेबल नहीं है।
मगर जो अवेलेबल हैं उसमें हम बेशुमार चीजें करते हैं। और घर पे कोई म्यूजिक की महफिल भी रख लेते हैं, जी। पाकिस्तानी खानों पे बुला लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी मैं एक बड़ा लीडिंग टीवी चैनल है उनसे बात की, यही इकबाल पे, कि जी अच्छा। इकबाल और कोयटे पे वो एक टेलीफिल्म बनाना चाह रहे हैं, अल्लाह करेगा वो बन जाएगी। इंशाल्लाह। वो 2022 के तनाज़ुर में बननी है। ओके, यानी कि ओके। इकबाल को हमने देखा है वो चादर पहनी हुई, और वो उस चीज़ को आज की यूथ को सेल करना बहुत मुश्किल है। हुँ। उसको किसी न किसी तरह 2022 के तनाज़ुर में लाकर अगर कोई आप फ़िल्म बनाएँ, आजकल ये बड़ा पावरफुल मीडियम है, टेलीफ़िल्म बनाएँ या समथिंग, तो वो कैच भी करेगी, इकबाल का मैसेज भी जाएगा और आपकी सोसाइटी में लोगों का ज़रा ज़हन खुलेगा भी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करने की कोशिश करने की करते हैं, और ज़रूरत हो होती है। अभी रिसेंटली बिलाल अशारी साहब की एक मूवी रिलीज़ हुई है मौला जट, जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बिज़नेस किया है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या उसे जर्मनी में भी प्रोजेक्ट किया गया है या नहीं किया गया, और अगर किया गया है, तो क्या आपने मौला जट मूवी देखी है? ये बिलाल अशारी साहब से मेरी बात भी हुई थी जी, और वो उन्होंने अच्छा। अपने ज़ोर पे माशाल्लाह बर्लिन में भी वो फ़िल्म रिलीज़ हुई है, अभी भी लगी हुई है। सैडली मैं अभी तक देख नहीं सका हूँ। माय ओह वाइफ हो इज़ इन हो! पाकिस्तान, वो आती हैं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे प्लान में है कि हमने देखी। ज़रूर देखने जाइएगा, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है, स्पेशली पाकिस्तान, बिलाल अशारी साहब पूरे पाकिस्तान को डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं इस मूवी की वजह से, और हमें देखनी भी चाहिए। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे ये भी बताइए कि अभी आपने कहा ना कि आपके घर में पाकिस्तानी खाने बनते हैं और उनका स्पाइस वगैरह ऐसे ही होता है और आप लोगों को बुलाते भी हैं। पाकिस्तानी पराठे आपने जर्मनी के लोगों को खिलाए हैं वहाँ पे? बिल्कुल खिलाए और बड़ा पसंद किया उन्होंने। और ये जो आप हमारी मेरी काउंटर पार्ट हैं, बड़ी सीनियर डिप्लोमेट हैं, फॉरेन ऑफिस में नंबर 2 यहाँ पे, अभी बिलावल भुट्टो साहब आए हुए थे, तो उनके लिए जी, जी। ऑनर में खाना पाकिस्तान हाउस में हमने किया था। तो वहाँ पे वो मौजूद थी और उन्होंने तो मिर्चें बड़े शौक से खाई और बड़ा अच्छा। इसरार किया कि वो दोबारा अपने हस्बैंड के साथ आना चाहती हैं यही मिर्चें खाने के लिए। सो ज़बरदस्त। ये अब मिर्चें जो हैं बड़ी वेलकम्ड हैं यहाँ पे, यूरोप में भी पसंद की जाती हैं, तो हम ये रूटीन में करते रहते हैं। चलें, लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तानी अपनी फैमिली के साथ जर्मनी विजिट करता है, किस जगह का मशवरा देंगे कि यहाँ पर ज़रूर घूम कर आएँ, और किस जगह का खाना रेकमेंड करेंगे, या कोई उनका एक लोकल फूड जो आप कहें कि मैंने ये ट्राई किया था तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा? ये बर्लिन में अगर आते हैं तो हाइडेलबर्ग जी मैं ज़रूर कहूँगा, म्यूनिख, बर्लिन के अलावा ये 2 जगह ज़रूर देखें, हाइडेलबर्ग और म्यूनिख। ये यकीनन खाने में इनकी फिश जो है, सोल फिश बहुत ही अच्छी ये बनाते हैं। अच्छा। वो हमारे टेस्ट के मुताबिक भी है, तो ज़रूर खाएँ। थैंक यू सो मच एक्सेलेंसी फॉर योर प्रीशियस टाइम। खुश रहिए, पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करती रहिए अपनी सफारतकारी के तवस्सुत से। लोगों को पाकिस्तान के करीब लाने का जो आपने बेड़ा उठा रखा है, ना सिर्फ अब आप जर्मनी में मौजूद हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में भी आपने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। और बिलाल अशारी साहब से जो आपकी गुफ्तगू हुई है कि आपने मूवी देखनी और अभी भी वहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है ये मूवी, तो ये मौला जट देख, लेट्स सी कि डॉक्टर फैसल साहब कब जाकर देख कर आते हैं। बाय द वे मैं देख कर आ गई हूँ, अभी भी पाकिस्तानी सिनेमाज में ये मूवी लगी हुई है जनाब। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर जाइए और मूवी जाकर ज़रूर एंजॉय कीजिए।